नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पिछले व्याख्यान में आचार्य शुक्र के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। उनके द्वारा रचित शुक्र नीति के परिप्रेक्ष्य में क्या बिंदु हैं एवं राजकाज से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। उसी क्रम में आज के हम इस व्याख्यान में शुक्र द्वारा प्रतिपादित प्रशासनिक जो ढांचा है या उसके द्वारा दिया गया एक आंतरिक एवं बाहरी दृष्टि से किस तरह राज्य को संचालित करने का विधान है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। शुक्र ने आंतरिक और प्रशासनिक व्यवस्था का एक ऐसा विस्तृत वर्णन किया है, विवेचन किया है, जो कि कहीं पर भी किसी भी विचारक द्वारा इस तरह का वर्तमान में देखते हैं उसको या प्रासंगिक समझते हैं, ऐसा प्रशासनिक तरीका नहीं दिया गया है जो कि शुक्र नीति में शुक्र के द्वारा दिया गया है। इसमें वर्णित जो पदाधिकारी हैं, उनकी योग्यताएं, उनके कार्य करने की शैली, कार्यों का विभाजन, उनके दायित्वों का निर्वहन एवं उनके अधिकार, उनके कर्तव्य आदि के बारे में विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। इसमें प्रमुख रूप से पुरोहित हैं, उनको जो कार्य दिया गया है, शासन के संगठन में इन्हें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। नैतिक गुण इनमें होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, या यह अनैतिक हैं तो इनको यहाँ कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। प्रतिनिधि जो करने योग्य तथा न करने योग्य कार्यों का ज्ञान रखता हो। प्रधान से शासकीय कार्यों का निरीक्षण करने की योग्यता रखने की अपेक्षा की जाती है। प्राड विभाग, लोक व्यवहार शास्त्री और विधि का ज्ञान तथा आस्था होनी चाहिए, इसका इससे संबंध है। पंडित, धर्मशास्त्रियों का ज्ञाता, सदाचारी, इसका कार्य प्रजा के आचरण को, धर्म के पालन को आदि को सुनिश्चित करना, ये कार्य पंडित का यहाँ पर बताया गया है। कुछ इसमें और दिए गए हैं। अमात्य, यह उचित परामर्श देने में निपुण होना चाहिए। मंत्री, यह राजकीय कार्यों में राजा को उचित परामर्श देने के कार्य को संपादित करे। सचिव, सैन्य संगठन का भली भांति ज्ञान रखता हो। सुमंत, आय व्यय के कार्यों का सही रूप से जानकार तथा इन कार्यों को संपन्न कराने की वह क्षमता रखता हो। दूत, यह दूत वाक्चातुर्य, निर्भीक, संधि, विग्रह, द्वैधी भाव, आशा के विषय में उचित व्यवहार का ज्ञान रखता हो एवं इन कार्यों को प्रयोग में लाने की पूरी कुशल क्षमता रखने वाला हो। देखिए, सचिव को आज हम सेक्रेटरी के रूप में जानते हैं, मंत्री को मिनिस्टर के रूप में जानते हैं। दूत को हम आज भी प्रासंगिक तौर से देख सकते हैं, जिसे एम्बेसडर कहते हैं, जो कि एक राष्ट्र द्वारा अपने पड़ोसी राष्ट्र या अन्य राष्ट्र में भेजा जाता है और वहाँ का दूत हमारे यहाँ आकर के उन सारे गोपनीय कार्यों को करता है जो कि वैदेशिक संबंधों के प्रोटोकॉल के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं। प्रशासनिक जो क्रमिक ढांचा है, उसमें विभिन्न पक्षों को व्यवस्थित एवं इस ग्रंथ में पूर्ण चिंतन के साथ उपलब्ध किया गया है। पहला है इसमें
राज्य कर्मचारियों के लिए आचार संहिता जिसमें निम्न बिंदु स्थापित किए गए हैं। राज्य कर्मचारियों में सत्य, परोपकार, आज्ञा पालन के गुण हों, हिंसा की प्रवृत्ति हो, हिंसा की प्रवृत्ति, असत्य भाषण से कर्मचारियों को सेवा से पृथक करने का निर्देश दिया गया हो। यानी कि एक तो अहिंसक होना जरूरी है, हिंसा की प्रवृत्ति से दूर रहने वाला यानी अहिंसक आचरण को अपने जीवन में ढालने वाला, असत्य का भाषण न देने वाला यानी सत्य का मार्गी हो, कर्मचारियों को सेवा से पृथक करने का निर्देश दिया गया है, जो कि हिंसावान हों या असत्य प्रिय हों। इन सबको इन राज्य कर्मचारियों के सेवा भाव से दूर रखने का शुक्र नीति में स्पष्ट वर्णन किया गया है। देखिए, आज भी हम देख सकते हैं राज्य कार्य को संपादित करने वाले कार्मिक कहीं पर कोई ऐसा दुराचरण या कोई अनुशासनहीन कार्य करने के कार्य में लिप्त हों तो उन्हें उस सेवा से वंचित करने का, या उससे पूर्व में भी अगर वह इसमें लिप्त रहे हैं तो उस सेवा से दूर रहने या उस सेवा के लिए अयोग्य ठहराने का आज भी यह नियम देखा जा सकता है। तो शुक्र नीति में दिया गया जो प्राचीन कालीन है प्रशासनिक सिद्धांत है, यह आज भी बड़ा प्रासंगिक है, अत्यंत अनेक कार्यों को संपादित करने में सफलतम भूमिका अदा करता है। फिर है अहंकार का त्याग करने की अपेक्षा हो, जनता के कल्याण को ध्यान में रखने के कार्य को करने वाला हो, सारे कर्मचारियों को कार्यों को निपटारा करने का, संपादन करने का शीघ्र ही उनको इस तरह की क्षमता से युक्त होना चाहिए कि उन कार्यों को सही रूप से ईमानदारी के साथ संपादित करे, उनका निर्वहन करे एवं गोपनीयता का भी निर्वाह करना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। दूसरा बिंदु है इसमें वेतन, वेतनमान एवं वेतनों की वृद्धि। इसके 3 आधार माने हैं: कार्य की मात्रा के अनुसार, कार्य के कारण के आधार पर, कार्यकाल के परिणाम के अनुसार दिया जाने वाला वेतन। शुक्र नीति के अनुसार कार्मिक का वेतन इतना हो जिसमें उस पर आश्रित व्यक्ति का सरलता से भरण पोषण किया जा सके, अर्थात कार्य की करने की जो मात्रा है, कार्य करने का जो आधार है या कार्यकाल का जो परिणाम है, उसके आधार पर व्यक्ति जो कार्मिक है उसको वेतन आदि का वितरण किया जाए, जिससे कि वह अपने जीवन परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हो। फिर है शुक्र द्वारा वर्णित राज्य का कार्यक्षेत्र, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था के तौर पर हम देखते हैं प्रजा की सुरक्षा, लोक कल्याण, अर्थव्यवस्था का निर्वाह, नियमन, शैक्षणिक दायित्व, सामाजिक दायित्व, न्याय की व्यवस्था एवं प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह। प्रशासनिक प्रणाली के निर्वाह में आंतरिक पक्ष हो, पदोन्नति हो, अवकाश आदि के संबंध में सुनिश्चित कर्मचारी को लाभ पहुंचाने वाली नीति हो, परराष्ट्र संबंधों का उच्च दृष्टि से संचालन करने की जिसमें सलाह दी गई हो, ये सारी बातें इसमें प्रमुख रूप से दिखाई गई हैं कि किस तरह से उन्हें संपादित करने का कार्य किया जाए। शुक्र नीति में जो कर की पद्धति है वह अपने आप में प्रशासनिक तौर पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट रूप से करती है। सेना और प्रजा के संरक्षण के निमित्त यह यज्ञ करने के लिए कोष संग्रह किया जाना चाहिए। टैक्सेशन जो प्रणाली होती है उसमें भोग विलास के लिए संग्रहित कोष दुख का कारण बन जाता है। जो धन संग्रह स्त्री और पुरुषों के लिए ही किया गया है वह केवल उपभोग के लिए होता है। ऐसे कोष से परलोक में कोई सुख नहीं मिलता, वरन इससे नरक का ही मार्ग प्रशस्त होता है, जो कि मनुष्य के जीवन को एक ऐसे स्वरूप को प्रदर्शित करता है कि जो हेय दृष्टि से देखा जाता है।
शुक्र के अनुसार तीर्थ देव स्थान से आपातकाल को छोड़कर कभी कर नहीं लिया जाना चाहिए। यानी जो दैवीय संस्थान हैं, स्थान है, उनसे किसी प्रकार का कर लेना वर्जित है। बेचने और खरीदने वालों को जो राजभाग देना पड़ता है, शुल्क चुंगी कहलाता है। शुल्क लेने के स्थान बाजारों के मार्ग या सीमा होती है। एक वस्तु पर एक बार राजशुल्क लिया जाना चाहिए। राजा अपनी आय के 1/3 भाग से सेना का संग्रह करे, उसका आधा भाग दान में दे, आधे भाग में प्रजा की रक्षा, आधे भाग में अधिकारीगणों की वृत्ति हो और उसके आधे अंश से राजा अपना काम चलाए। एक अंश सदा कोष में पड़ा रहे। इस प्रकार राजा प्रतिवर्ष आय का विभाजन करने का व्यय निश्चित करे। ये सारी बातें इसके प्रशासनिक व्यवस्था में आती हैं। स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत जिस व्यक्ति को राजा 10 गांवों का अधिकार देता है वह नायक कहलाता है। जो 100 गांवों का अधिपति होता है वह सामंत होता है। 100 गांवों का अधिकार देकर जिस भृत्य को सामंत के बराबर ही वेतन देकर नियुक्त किया गया हो वह अनुसामंत कहलाता है। जो 10,000 गांवों का कर ग्रहण करता है वह आशापालन कहलाता है। इसकी लंबाई चौड़ाई का घेरा 1 कोस हो और 1000 राजकीय कर देता हो वह ग्राम कहलाता है। प्रत्येक ग्राम में भूमि कर इकट्ठा करने वाला राजा द्वारा नियुक्त ग्रामपति होता है। जितना देश जिस राजा के अधीन होता है उतना प्रदेश उसका राष्ट्र कहलाता है। स्थानीय प्रशासन की इस व्यवस्था के आधार पर शुक्र ने विकेंद्रीकरण सत्ता एवं व्यवस्था के विकेंद्रीकरण का सुझाव भी देने का प्रयास किया है। तो इस तरह से शुक्र का जो प्रशासनिक दृष्टिकोण है, प्रशासनिक एक राज्य को चलाने का सिद्धांत है, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो कि अन्य विचारकों की श्रेणी से आचार्य शुक्र को एक अलग स्थान, एक अलग दर्जा देता है और एक अलग पहचान रखने के लिए सबसे आगे रखता है। तो इस प्रकार ये सिद्धांत इनका दिया गया है। धन्यवाद।